देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। तालिबान से जंग को लेकर राष्ट्रपति अशरफ गनी ने क्या कहा? काबुल से कितने किलोमीटर दूर है तालिबान लड़ाके? कहां हुई अफगानियों की पाक सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत? ब्रिटेन और कनाडा क्यों अफगानिस्तान भेजेंगे अपने स्पेशल ऑपरेशन कमांडो यूनिट? अफगानिस्तान में चल रहे महायुद्ध से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 अफगान तालिबान जंग। अफगानिस्तान में तालिबान से चल रही जंग के बीच खबर है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति गनी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक अहम बैठक की, जिसमें तालिबान से मजबूती से लड़ने का फैसला लिया गया। तालिबान की कई मांगों में से एक मांग अशरफ गनी को पद से हटाए जाने की भी हो रही है। अफगान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। शुक्रवार को तालिबान ने लोगार प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के सांसद सईद करीबुल्लाह सादात ने कहा है कि तालिबान ने 100% नियंत्रण जमा लिया है। अब मुकाबला करने जैसी बात नहीं रह गई। ज्यादातर अधिकारियों ने भागकर काबुल में शरण ली है। अमेरिकी एजेंसी CIA के पूर्व स्टेशन प्रमुख डैन हॉफमैन ने शुक्रवार को बताया कि काबुल की कुछ ही दिनों में घेराबंदी कर ली जाएगी और इसे लेकर बाइडेन प्रशासन ने कोई प्रभावी योजना नहीं बनाई थी। हॉफमैन ने ये बयान तब दिया है जब तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच अफगान शहरों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। 34 में से 19 अहम प्रदेशों की राजधानी पर कब्जा कर लिया है, जिसमें हेरात और कंधार भी शामिल हैं। हेरात पर तालिबान के कब्जे के बाद बड़े अधिकारियों ने सरेंडर कर दिया है। प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा जमा चुके तालिबान के आगे अफगान सेना ने घुटने टेक दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान अब नियंत्रण से बाहर हो रहा है। पिछले महीनों में नागरिकों पर हुए अंधाधुंध हमलों से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। ज्यादातर लोग हेलमंद, कंधार और हेरात प्रांत में मारे गए। भारत के बनाए फ्रेंडशिप डैम पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। डैम को बनाने वाले भारत के दोस्त इस्माइल खान ने भी सरेंडर तालिबान के सामने कर दिया। 2016 में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मिलकर सलमा डैम का उद्घाटन किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तालिबान के बंद किए गए चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तानियों की पाक सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ंत हो गई। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सैकड़ों अफगान चमन बॉर्डर के पास पाकिस्तान की ओर एकत्रित हो गए, लेकिन तालिबान ने किसी को भी पार करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद भिड़ंत हुई। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान में बिगड़े हालात को लेकर कोबरा बैठक की। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए ब्रिटेन और कनाडा भी अपने राजनयिकों को निकालने के लिए स्पेशल ऑपरेशन कमांडो यूनिट भेज रहा है। इससे पहले अमेरिका ने अपने दूतावास को खाली करने के लिए 3000 मरीन कमांडो दस्ता भेजा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से दिल्ली में रहने वाले अफगान नागरिक परेशान हैं। लाजपत नगर में रहने वाले अफगान नागरिक हसीबुल्ला सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने पिछले करीब 4 महीने से अपने परिजनों से बात नहीं की। उन्हें उनकी चिंता सता रही है। उन्हें आगे भी कुछ समय हालात बदलते नहीं दिखाई दे रहे। और इस बार कैसे पहले से बिल्कुल अलग है कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस। अब सोनिया गांधी ने थामी विपक्षी मंथन की कमान। क्या स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में आतंकी रच रहे हैं बड़ी साजिश? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। खासतौर से लाल किले पर तो 7 लेयर तक का सिक्योरिटी इंतजाम किया गया। लाल किले के अंदर 4 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं, जबकि इसके आसपास करीब 2 दर्जन पॉइंट पर NSG की टीम तैनात है। चांदनी चौक के करीब 300 रूफटॉप से स्नाइपर्स की पैनी निगाहें दिल्ली पर हैं। यही नहीं, लाल किले के 5 किलोमीटर के रेडियस में CCTV का जाल बिछा दिया गया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा को पहले के मुकाबले ज्यादा खतरा बताया गया। खुफिया जानकारी के मुताबिक लश्कर के 6 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि जैश-ए-मोहम्मद भी दिल्ली समेत कई शहरों में IED ब्लास्ट की साजिश रच रहा है। यही नहीं, खालिस्तानी आतंकी संगठन किसानों को बरगलाकर फिर उपद्रव की साजिश रच रहा है। आतंकी संगठन दिल्ली को ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश में लगे हैं। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 55 अत्याधुनिक हथियार और करीब 50 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए। इस सिलसिले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं। हथियारों की एक खेप मध्य प्रदेश और मेवात से दिल्ली पहुंचाई गई थी और ये दिल्ली में कई गैंगस्टर को सप्लाई किए जाने थे। विपक्षी एकता की कोशिशें लगातार जारी हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को समान विचारों वाली पार्टियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, कई बीजेपी विरोधी दलों के नेता शिरकत करने वाले हैं। अपने ट्विटर अकाउंट को बंद करने पर राहुल गांधी ने माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी पर भेदभाव का आरोप मढ़ दिया है। राहुल ने कहा है कि मेरा ट्विटर अकाउंट बंद कर वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि मुझे लगा था कि ट्विटर एक प्रकाश की किरण है जिस पर हम अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विटर एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सरकार की बात सुनता है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हिजबुल के एक और आतंकी को पकड़ा गया। इसके साथ ही पकड़े गए आतंकियों की संख्या 3 हो गई। सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा ये तीसरा आतंकी हाल ही में संगठन में शामिल हुआ था। इसका नाम मुजम्मिल हुसैन बताया गया है। इसके पास से AK-47 की मैगजीन और 30 राउंड बुलेट बरामद हुए हैं। कुलगाम एनकाउंटर के बाद एक बार फिर घाटी में चल रहे आतंकवाद में पाकिस्तानी हाथ सामने आया है। एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। ये भी बताया गया है कि मारा गया आतंकी जैश के टॉप कमांडर लंबू से जुड़ा था। जैश का ये कमांडर भी हाल ही में एक मुठभेड़ में मारा गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के एक बड़े अड्डे का पर्दाफाश हुआ। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में डोडा के तंता फॉरेस्ट में स्थित आतंकियों के छिपने के ठिकाने से बड़ी संख्या में हथियार और दूसरे विस्फोटक साजो सामान मिले हैं। इनमें राइफल, पिस्टल और कई राउंड गोलियों के अलावा दूसरी चीजें शामिल हैं। असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बीफ को बैन कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में अब किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गौ मांस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिल के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा में पारित बिल 1950 में कांग्रेस द्वारा लाए गए कानून में सुधार है। और कोलकाता में किसकी गिरफ्तारी पर गरमाई प्रदेश की सियासत। ममता के खेला होबे कार्यक्रम पर बीजेपी को क्यों है आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट में एक बच्चे ने लगाई किस बात की याचिका। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। हिमाचल के किन्नौर में हुए हादसे के बाद अब भी कई लोगों का कुछ अता पता नहीं है। इस बीच मलबे से 4 और डेड बॉडी निकाली गई। इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंच गई है। पहाड़ की तीखी ढलान होने की वजह से अभी भी मलबों को निकालने और राहत पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मना रही है। हालांकि इस दिन से जुड़ी यादें बंगाल के इतिहास के काले अध्याय की तरह हैं। लिहाजा बीजेपी और टीएमसी में ममता के सेलिब्रेशन पर ठन गई है। दरअसल 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में जबरदस्त दंगे हुए थे, जिसमें 5000 लोगों की जान गई थी। ये दंगे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के मुद्दे पर हुए थे। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को अपने घर पर भगवान जगन्नाथ देव जी की पूजा की। चुनाव के पहले भी दीदी ने भगवान जगन्नाथ देव की पूजा की थी और जीत का आशीर्वाद मांगा था। इसके लिए बाकायदा जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी को बुलाया गया। माना जा रहा है कि ममता ने ये पूजा चुनाव में जीत की मन्नत पूरी होने को लेकर की है। कोलकाता में बीजेपी नेता सजल घोष की गिरफ्तारी पर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस ने सजल के घर का दरवाजा तोड़ दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि फिर बार बार दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें सख्ती करनी पड़ी। सजल घोष विधानसभा चुनाव में मानिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे। मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार की मीडिया के सामने जबरदस्त किरकिरी हो गई। दरअसल पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 15 अगस्त से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी मुख्यालयों पर युवा बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रगान करेंगे। तभी किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि राष्ट्रगान के रचयिता का नाम क्या है। इस पर वैभव पवार बगलें झांकते नजर आए। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है। ये रैकेट वाशी और मानखुंद्र के बीच जंगल वाले इलाके से लाया जा रहा था, जहां शाम के वक्त बाकायदा ड्रग्स का बाजार लगता था। रात के वक्त मारे गए छापे में 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद हुआ। इनमें एमडी हेरोइन, कोकीन भी शामिल है। रैकेट कुछ अफ्रीकन लोग मिलकर चला रहे थे, जो कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। मामले में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 4 से 5 फरार हो गए। मथुरा में शाम आधा दर्जन लोगों ने एक दुकानदार को दुकान से खींचकर सड़क पर जमकर पीटा और दुकान में तोड़फोड़ की। पीड़ित शख्स का कहना है कि एक दूसरे दुकानदार ने बाहर से कुछ लड़के बुलाए थे। स्थानीय सर्राफा बाजार में हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिल्ली में पढ़ने वाले 12 साल के एक बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से स्कूलों को खोलने की मांग की। अमर प्रेम प्रकाश नाम के इस बच्चे ने याचिका में कहा है कि यही नहीं, कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए आर्थिक रूप से वंचित छात्र ऐसी कक्षाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 6 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 88.9 करोड़ डॉलर से बढ़कर 621.464 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में जानकारी दी। बताया गया है कि आयात में कमी की वजह से भी विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती आई है। और उत्तर प्रदेश सरकार 19 अगस्त को करेगी पदक वीरों का सम्मान। पीवी सिंधु को तिरुमला मंदिर में की पूजा अर्चना। और भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का तीसरा दिन आज। दूसरे दिन स्टंप्स तक 3 विकेट पर 119 रन। खेल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 खेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि 19 तारीख को टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को राज्य सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता और हॉकी टीम के खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा महिला हॉकी टीम को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे।
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाले पीवी सिंधु और महिला हॉकी टीम की गोलकीपर रजनी का सम्मान किया। इसके अलावा बैडमिंटन डबल में अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले खिलाड़ी सात्विक साईराज को राजभवन में चादर उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उन्हें आगे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदेश सरकार की ओर से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 23 करोड़ रुपए के चेक और जॉब ऑफर देकर सम्मानित किया। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह शुक्रवार को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। जो खिलाड़ी कार्यक्रम में नहीं आए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल हुए। दिल्ली में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की तरफ से ओलंपियंस 2020 के हॉकी पदक विजेताओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे ऑयल सेक्टर के 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने सम्मानित किया। राज्य में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित एक सम्मान समारोह में लवलीना को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान लवलीना ने कहा कि वो पेरिस ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु तिरुमला मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। सिंधु ने इस दौरान ऐलान किया कि मैं राज्य सरकार की मदद से जल्दी ही युवाओं के लिए विशाखापट्टनम में ट्रेनिंग एकेडमी खोलूंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन में इंग्लैंड ने स्टंप्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। जो रूट 48 और जॉनी बेस्टो 6 रन पर नाबाद रहे। ओपनर रोरी बर्न्स ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। भारत की ओर से 2 विकेट मोहम्मद सिराज और 1 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ओपनर केएल राहुल के 129 और रोहित शर्मा के 83 रनों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट लिए। एंडरसन ने 31वीं बार ये कारनामा किया। भारत को अपनी कप्तानी में 2012 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। 28 साल के उन्मुक्त चंद ने ट्वीट कर अपने संन्यास की घोषणा की। माना जा रहा है कि वे अब अमेरिका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। और केरल को लेकर क्यों बढ़ी सरकार की टेंशन? क्या अभी खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर? कहां मृत लोगों को जारी हो रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट? कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,698 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 35,676 मरीज रिकवर हो गए। 24 घंटे में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 474 रही। परेशानी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि देश में सक्रिय मामले कम नहीं हो रहे। अभी भी 3,80,000 से ज्यादा एक्टिव केस देश में हैं। महाराष्ट्र में धीरे धीरे कोरोना नियमों में कई ढील दी जा चुकी है। हालांकि राज्य में संक्रमण के मामले अभी भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 6,646 नए केस आए। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी 66 मरीज प्रदेश में अब तक मिल चुके हैं और इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 158 और लोगों की जान महामारी ने ले ली। केरल में कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रदेश में हालांकि अभी भी 70% के करीब मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय को लेकर चिंता बढ़ गई है क्योंकि प्रदेश में रोजाना 20,000 के आसपास या इससे ज्यादा मामले ही सामने आ रहे हैं। राज्य में अभी भी 1,80,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। दिल्ली से कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर है। पिछले 3 दिनों में दिल्ली में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं एक सप्ताह में राजधानी में 3 लोगों की जान महामारी से चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 50 नए केस आए, जबकि 84 पीड़ित लोग इस दौरान रिकवर हो गए। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगाह किया है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी भी देश में रोजाना 40,000 के आसपास केस आ रहे हैं। गुलेरिया ने कहा कि जहां तक तीसरी लहर का सवाल है तो यह लोगों के व्यवहार पर निर्भर करेगा। हम चाहे तो कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर तीसरी लहर को रोक सकते हैं। यूपी के सीतापुर में ऐसे लोगों के नाम से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी हो गया जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे से लोग हैरान हैं। ऐसे ही एक दंपति के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड सीतापुर में दर्ज है, जबकि बेटे का कहना है कि उनके माता पिता दोनों की 1 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है।
यूपी में सोमवार 16 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। योगी सरकार ने फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वे एक बार में आधी क्षमता के साथ ही कक्षाएं लगाएं और कोविड से जुड़े सारे एहतियात का सख्ती से पालन करें। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अभी भी कोरोना के असर से मुक्त नहीं हो पाया है। गोवा में पिछले कुछ दिनों में सरकार की ओर से कई छूट मिलने के बावजूद ये सेक्टर पहले के मुकाबले गुलजार नहीं हो पा रहा है। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं ने स्थिति को और खराब कर दिया है। गोवा में कोरोना पीड़ित परिवारों को सरकार मदद दे रही है। शुक्रवार को सीएम प्रमोद सावंत ने उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जिन्होंने महामारी में अपनों को खोया है। गोवा में कोरोना की वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जश्न की तैयारियां, कहां-कहां इमारतें तिरंगे की रोशनी से नहाई। श्रीनगर पुलिस ने कैसे दी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और कहां बनी स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगा मिठाई। आजादी के जश्न से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 जश्न आजादी। देश के 75वें जश्न आजादी की तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली के लाल किले से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक आजादी का जश्न मनाया जाएगा। तिरंगे के रंग बिरंगा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन बेहद खूबसूरत लग रहा है। भारत की आजादी के 75वें साल पूरा होने पर जश्न की तैयारी देखी जा सकती है। आजादी के जश्न की तैयारी में राजधानी दिल्ली की कई इमारतें तिरंगे की लाइटों से सजा दी गई हैं। ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफेद लाइटें हैं और आखिर में हरी लाइट्स जगमगा रही है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी जश्न आजादी के लिए तिरंगे की लाइटों से रोशन है। कनॉट प्लेस इनर सर्कल स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे से जगमगा रहा है। सीपी में हजारों लोग रोज घूमने के लिए आते हैं। जगमगाती लाइटों पर लोगों की और खासकर बच्चों की नजर जब पड़ती है तो उनके चेहरे की चमक देखते ही बनती है। 15 अगस्त को आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश भर में चौक चौराहों और बड़े बड़े स्मारकों को तिरंगे की रोशनी में सजाया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी भवन को तिरंगे से रोशन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के लिए जम्मू कश्मीर में खास तैयारियां की गई हैं। श्रीनगर का लाल चौक घंटाघर तिरंगे के रंग से रोशन किया गया है। खास बात यह है कि लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराने से विवाद हो जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तिरंगा में लाल चौक की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई देते हुए शहर में होर्डिंग्स लगाई हैं। होर्डिंग्स में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा है। डीएसपी श्रीनगर ईस्ट मोहिउद्दीन ने कहा है कि ये होर्डिंग शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं। शहर की प्रमुख सड़कों पर इस तरह के और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश में लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तमिलनाडु में हलियामन मंदिर को 3 रंगों की सब्जियों से सजाया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ऐसा करने के लिए करीब 1000 किलोग्राम सब्जियों का उपयोग किया गया। हालांकि पूरे राज्य में कोविड प्रतिबंधों के कारण काफी बंदिशें लागू हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आजादी दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में पद्मश्री से सम्मानित शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने हिस्सा लिया। आयोजन में स्कूली बच्चों और शहर के जागरूक लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घेवर और अन्य मिठाइयों को तिरंगों का रूप दिया गया है। मिठाई दुकान के मालिक के मुताबिक छोटे छेना और हमने तिरंगे के रंग से बनाया है। कानपुर में भी मिठाइयों को तिरंगे का रूप दिया गया है। दुकानदारों ने बर्फी सहित कई मिठाइयों को नारंगी, सफेद और हरे रंग से बनाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।